ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो दोस्तों, इसी नए सुनहरे शायरी के साथ हम लोग इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। और बेसिकली ये सेशन जो लिया गया है वो SBI PO मेंस के लिए लिया गया है। और अभी आप लोग देख रहे हैं क्वांट का जो सेक्शन है वो काफ़ी डिफिकल्ट आया हुआ है, ऐसा बच्चों का मानना है जो पेपर देकर आए हैं। तो दो दो स्टूडेंट के बीच में काफ़ी उनके मन में प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे स्टूडेंट जो पेपर देकर आए हैं कि आगे हमें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी सिलेक्शन के लिए। और दूसरे स्टूडेंट वैसे जिनका पेंस का पेपर नहीं था, उनके मन में भी है कि अब हम क्या। बहुत सारे स्टूडेंट डरे हुए हैं। तो देखिए, डरने की बात नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए। तो पहले मैं बता दूं कि कुछ लोग हैं काफ़ी मेरे भी रिस्पेक्टेड हैं, आप लोग के भी रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन वो लोगों ने ना पेपर के एनालिसिस जो दिया अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दिखा दिया उसे कि बहुत टफ आ रहा है, टफ आ रहा है। पर देखिए, टफ है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, टफ है। पर उतना भी टफ नहीं है जितना उस चीज़ को दिखाया गया है। देखिए, होता क्या है ना, बेसिकली अगर आप पेपर में बैठिएगा ना, 2018 के पेपर में बैठिएगा तो लगेगा अब दुनिया का सबसे डिफिकल्ट पेपर इसी साल आया है 2018 में। लेकिन यही फिर जब 2019 में बैठिएगा तो फिर लगेगा 2019 का पेपर टफ है। फिर 2020 में बैठिएगा तो लगेगा 2020 का पेपर टफ है। जिस साल आप एग्जाम देने बैठिएगा उसी साल लगेगा आपको कि ये पेपर टफ आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक नाम लेता हूँ, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मेरे भी रिस्पेक्टेड हैं, सुमित सर, अड्डा वाले आपके सुमित सर। उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, और बहुत सारी बातें हैं जो उनकी मुझे अच्छी भी लगी। अभी रिसेंटली उन्होंने SBI PO का जो डिस्कशन था उसमें उन्होंने एक छोटा सा वीडियो डाला, तो मैं उन्हीं के रिप्लाई में कुछ दो चार बातें उनको बताना चाह रहा हूँ सर के लिए। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कहना था कि पेपर मैथ्स का बहुत टफ था, चलिए इस बात से मैं एग्री करता हूँ, टफ था, ठीक है। लेकिन देखिए, ये चीज़ सही है, लेकिन आप कम से कम उन बच्चों को हताशा नहीं कीजिए। IBPS PO मेंस का पेपर है 4 तारीख को, तो वो बच्चे डरे हुए हैं कि अब क्या करें, हम क्या करें। तो देखिए, पहली चीज़, आप उनको सजेशन दीजिएगा कि ये कर लो वो कर लो। 4 दिन में कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको फैक्ट है, समझना पड़ेगा। तो IBPS मेंस का जिनका भी पेपर है 4 तारीख को, वो समझिए, ये कर लो वो कर लो, कैट का रही है, कुछ नहीं। आपकी जो तैयारी पहले से है आप उसी को परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। एक सप्ताह पहले पढ़ के, 2 दिन 3 दिन पहले पढ़ के गणित नहीं सीखी जाती, और एग्जाम में अप्लाई नहीं किया जाता गणित को। समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो पेपर टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप आधे क्वेश्चन या 40% 50% क्वेश्चन नहीं कर पाए उसमें से। इतना पेपर जरूर आ रहा है कि 40-50% आप उसमें से क्वेश्चन कर लें, ठीक है। फर्स्ट बात ये। दूसरी बात है, उन्होंने बताया कि कैट कैट के बारे में उन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा आता था, आज भी ऐसा आ रहा है। मतलब पहले भी कैट में टफ पेपर आता था, आज भी टफ आता है। चलिए, इस बात से भी मैं एग्री करता हूँ। पर देखिए, पहले और आज के क्वेश्चन में डिफरेंस है। कैट का भी जो क्वेश्चन है वो पहले और आज के क्वेश्चन में 2000 और 2020 के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है। टफ था उस समय के लिए, वो टफ था, इस समय के लिए ये टफ है। तो समय बदल रहा है, तो चीज़ें भी बदलेंगी। अब देखिए, नोकिया 1100 आप लोग यूज करते थे 2005 2006 2010 में, ठीक है। और 2020 में क्या सबके पास स्मार्टफोन है, वो भी नए टेक्नोलॉजी वाले, 4G तक यूज करने लगे, पहले तो 2G पे काम चलाते थे। तो टेक्नोलॉजी के मामले में तो आप चाह रहे हैं कि नहीं बढ़े, लेकिन माइंड के मामले में नहीं चाह रहे हैं कि हम थोड़ा मेहनत करें। माइंड, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, ठीक है, PO बनने जा रहे हैं SBI में, और आप ये भी नहीं चाह रहे हैं कि नहीं बच्चे उस लेवल तक पहुंचे, उस IQ तक पहुंचे, ग्रुप D से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये चीज़ें देखिए, आप स्टूडेंट को मैं स्पेशली बता दूं, ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी उस लेवल बनिए। पेपर अगर टफ आ रहा है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर कीजिए कि पेपर टफ आ रहा है। पेपर टफ आना चलिए सही है, आप भी उस लेवल तो बनिए, उस लेवल तक तो जाइए। और पेपर इतना भी टफ नहीं है जितना आपको एग्जाम में बैठ के लगता है, ठीक है। तो पहले मैं सुमित सर की बात कर रहा था, तो वहाँ पे आता हूँ, फिर इस पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो पेपर ज़बरदस्ती का टफ हो रहा है, सर का कहना है कि पेपर ज़बरदस्ती का टफ हो रहा है। देखिए सर, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती का पेपर टफ हो रहा है। देखिए, पहली बार नहीं है जो ये 2020 SBI का जो पेपर हुआ है वो टफ हुआ है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। 2017 से पेपर टफ आ रहा है, आपको समझना वहीं से चाहिए। 2017 से ही आपको समझना चाहिए कि पेपर टफ आ रहा है। और पेपर टफ आता है तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि कट ऑफ भी तो उसी अनुसार ही जाता है। सेक्शनल कट ऑफ आपका देखिए 0 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, यही जाता है। इतने तो आते हैं कि 10 क्वेश्चन आप आसानी से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बड़े प्यार से आप बना पाए। जी, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, अच्छे स्टूडेंट की नहीं। जो एवरेज है, जिनका मैथ्स एवरेज है, वो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन बना पाए। अच्छे वाले तो 18 19 20 भी बना के आ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये दूसरी बात थी।
तीसरी बात ये थी, सर का कहना है कैट लेवल का पेपर ना बनाए, कैट वाले बच्चे अप्लाई करें। हाँ, सर का कहना था कि जो कैट लेवल वाला पेपर बना रहे हैं तो इसमें क्या स्पेसिफाई करें कैट वाले ही बच्चे अप्लाई करेंगे। तो देखिए मैं इसका भी आपको रिप्लाई देना चाहता हूँ सर कि ऐसा कुछ नहीं है कैट वाले बच्चे ही रिप्लाई करें। देखिए ये शुरू से चलते आ रहा है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं सर, आपको खैर काफ़ी अनुभवी है आप, मेरी तो उम्र अभी कम कम है आपके सामने, लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं, कैट को जो है वो एसबीआई फॉलो करती आ रही है स्टार्टिंग से ही, और एसबीआई को आईबीपीएस फॉलो करता है और आईबीपीएस को आरआरबी फॉलो करता है। तो ये पैटर्न सीक्वेंस शुरू से ही चलता आ रहा है। होता क्या है ना, बेसिकली कैट के 3 4 साल 5 साल पुराने ये चीज़ इधर आते हैं एसबीआई में, तो वो चीज़ आपको टफ नहीं लगती, जब वो चीज़ आते तो टफ नहीं लगता। लेकिन रिसेंट का कैट का रिसेंट का इधर अगर पैटर्न आ जा रहा है तो आपको टफ लग रहा है। ये देखिए आपको भी उस लेवल बनना पड़ेगा, थोड़ा सा ना स्ट्रेटेजी बदलिए चीज़ों को पढ़ने का सीखने का। स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ, सर का कहना है कि 75% तो बने, कम सॉरी 75 नहीं 50% तो बने, क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि 50% तो बने। चलिए इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि 50% तो बने, लेकिन फिर भी अगर टफ आ गया तो देखिए एक चीज़ समझिएगा, एग्जाम में ना आपका ओवरऑल देखा जाता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट आपका कैसा है। एक सेक्शन को आप पार्टिकुलर, आपकी गणित अच्छी है तो गणित के बेसिस पे आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। मान लिया इस वाले में गणित टफ आ गया तो आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, इंग्लिश में स्कोर कीजिए, गणित में 2 4 नंबर कम भी रहा एक्सेप्टेड। अगर आप नहीं कर पा रहे, जीए भी टफ आ गया कोई बात नहीं, हमेशा जीए आसानी थोड़ी आते रहेगा कि आप 40 40 नंबर 35 नंबर 30 नंबर स्कोर करते रहें। कभी 15 20 से भी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है इस बार टफ आ गया, कट ऑफ भी उस अनुसार थोड़ा सा 2 4 नंबर ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो उसके बाद सर का कहना है, एक चीज़ से मैं बहुत डिसएग्री हूँ क्योंकि मैं भी एक इंजीनियर हूँ, तो और बहुत सारे इंजीनियर हैं, तो सर का कहना है कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट चाहिए ऐसा लिख दो। ये थोड़ा सा एक ऐसे हंसने की बात नहीं है, मतलब इस बात से मैं काफ़ी डिसएग्री हूँ। वैसे तो मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ सर की, काफ़ी सीनियर है हमारे सर, ठीक है। इस प्रोफेशन में मुझे आए हुए 2 साल हुए हैं और सर को मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा सीनियर है, ठीक है, तो रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए। तो सर ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जो हैं, क्या आपने बोला इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट चाहिए ऐसा लिख दो, हाँ ये आपने कहा। तो देखिए ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि बैंकिंग को जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि बच्चों की मैं बताता हूँ, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आते हैं वो लैग कहाँ कर जाते हैं वहाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए बेसिकली जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं ना, नॉट ऑल 100% बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होते हैं और जो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार बोर्ड की कंडीशन देख रहा हूँ, बिहार बोर्ड या जो भी स्टेट बोर्ड है, कहीं ना कहीं आप लोग देखिएगा जो बच्चे नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो 3 साल में कुछ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ एग्जाम से कुछ दिन पहले गेस्ट पेपर लाते हैं, इधर उधर जैसे करके वो पास कर जाते हैं, और कॉलेज भी जाते हैं तो नाम का, वैसी उस लेवल की कुछ वैसी पढ़ाई नहीं होती जो आपके सही में कुछ काम आने वाले। तो वो 3 साल बच्चे पढ़ाई के नाम पे अपना जो ऑनर्स पेपर है वो ऑनर्स पेपर कंप्लीट करते हैं और कुछ होता भी नहीं है। बच्चों को तैयारी वहीं से लग जानी चाहिए, तैयारी करने का जज्बा वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। अगर आपको पता है आपको बैंक पीओ बनना है तो आप फर्स्ट ईयर से ही तैयारी पे लग जाइए। 3 साल आप कॉलेज में क्यों वेस्ट कर रहे हैं, जब आपको पता है कॉलेज में अगर आपने ज्योग्राफी ऑनर्स लिया है, ज्योग्राफी ऑनर्स का आपके आगे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, तो आप वहीं से लग जाइए। तो आप भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट को compete कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से compete कर सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में ही ले सकते हैं क्योंकि आपने 3 साल प्रिपरेशन कर रखी है। तो वो कॉलेज के टाइम तो आप मस्ती करने में गुजार देते हैं, जब कॉलेज ख़त्म होता है उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि नहीं भाई अब तो चलो गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करूँ, तो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सर ये भी चीज़ थोड़ा मुझे हट कर गई क्योंकि इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में आपने कहा ऐसा, तो ठीक है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन के तौर पर ये भी आम बच्चे ही होते हैं, हम लोग की तरह ही नॉर्मल सब जैसे होते हैं वैसे हम भी लोग होते हैं, कोई ऐसा हम लोग यूनिकनेस नहीं होता। हाँ ये चीज़ होता है, एक चीज़ इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है कि 4 साल में मेंटल प्रेशर इतना हम लोग झेल लेते हैं ना कि कहीं भी स्टेबल हो जाते हैं, हमें प्रेशर नहीं आता। क्योंकि 4 साल में आप सोचिए 50 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टीचर का टेंशन अलग, फैमिली का टेंशन अलग, बहुत सारे टेंशन आते हैं जब आप घर से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो समझ रहे हैं, तो वो मेंटली इंसान प्रिपेयर हो जाता है इंजीनियरिंग करने के बाद, ठीक है। बस यही अंतर होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता, इंजीनियरिंग स्टूडेंट नॉर्मल बीएससी बीए वाले स्टूडेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद सर का कहना है कि कैट प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन लगाओ, ये उनकी अपनी डिमांड है, चलिए एग्री डिसएग्री इस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। हाँ उसके बाद सर का कहना था कि जीए करेंट अफेयर टफ, जीए करेंट अफेयर टफ था, यस इस बात से भी मैं
एग्री हूँ। चलिए, ये करंट अफेयर टफ था तो हमेशा नहीं नहीं आता रहेगा एक तरह से, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं सर से एग्री हूँ, बहुत ज़्यादा एग्री हूँ। सर का कहना था कि जीवन में हताश निराश हैं या बच्चे पेपर टफ आ रहा है तो वह क्या करें। ये भी बात है कि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और पेपर टफ आ रहा है तो वो बहुत निराश हो जाते हैं, अरे यार 5 ही क्वेश्चन बना के आए। तो देखिए, ये स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाह रहा हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि 5 ही क्वेश्चन बना के, वो हताश नहीं होना है बिल्कुल भी। आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, एक्चुअल पेपर में क्या आ रहा है आप उस बेसिस पे मेहनत कीजिए, ठीक है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, देखिए एसबीआई जो है इसका बेस्ट सॉल्यूशन, या आईबीपीएस इस चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशन ये कर सकती है। 2 सॉल्यूशन है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। पहला सॉल्यूशन आपका ये है कि एक तो हमें क्वेश्चन पेपर मिले, उसके तुरंत बाद 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बाद हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाए और आंसर की दिया जाए, जो स्टूडेंट ने आंसर टिक किया है वहाँ पे उसके साथ हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाए, जैसे एसएससी और रेलवे देती है। हमने मान लीजिए बी टिक किया तो वो उसके साथ हमें मिले, हमें कॉपी मिले, ठीक। हमें बकायदा जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन मिले। थोड़ा जुकाम हो रहा दिखा है। चलिए ठीक है, एक तो ये सॉल्यूशन। दूसरी सॉल्यूशन क्या है इसका कि थोड़ा वैकेंसीज भी बढ़ाई जाए। वैकेंसी भी देख रहे हैं आप लोग, दिन पर दिन काफ़ी कम होता चला जा रहा है, और ये बैंकिंग में नहीं, हर एक सेक्टर में, एसएससी और रेलवे, हर एक सेक्टर में कम होता चला जा रहा है। तो गवर्नमेंट से मैं ये अपील करूंगा कि थोड़ी वैकेंसी को भी इंक्रीज किया जाए, ये भी कहीं ना कहीं रीजन है, ठीक है। उसके बाद सर का कहना है कि लाखों स्टूडेंट जिनका बैंकिंग का पेपर क्लियर नहीं होता, हाँ वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, हाँ इस बात से भी चलिए मैं एग्री करता हूँ। फिर एक बात आपने कहा, इस बात से मैं बहुत डिसएग्री करता हूँ। सर ने कहा कि 2010 2015 और 2021 का पेपर में बहुत चेंज हो गया, जमीन आसमान का चेंज हो गया, ठीक। ये सर का कहना है, ये मैं डिसएग्री करता हूँ। देखिए, चेंज हुआ है तो आप क्या चाहते हैं कि पेपर में चेंज नहीं हो, मेरी लाइफ में चेंज नहीं हो, लेकिन हम मोबाइल यूज करें और जो भी चीज़ करें उसमें चेंज हो, लेकिन जहाँ मेरे दिमाग लगाने की बात हो, मेरी मेहनत करने की बात हो, वहाँ मैं एज इट इज रहूँ। पहले जितना मेहनत करता था आज भी मैं उतना ही मेहनत करूँ और मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। ये कहीं का न्याय है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सर मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। आपका कोई स्टूडेंट होगा, कोई आपका सन होगा या कोई भी होगा जो आपका रिलेटिव होगा, जो भी हो, तो आप उसको मुश्किल देख के ये नहीं कह सकते ना कि नहीं बेटा तुम्हारे लिए आसान काम ढूंढ के रखेंगे, तुम आसान ही करो, मुश्किल नहीं करो तुम। ये चीज़ सही नहीं है ना। उसको आप उस मुश्किल के काबिल बनाइए, उसको आप उस मुश्किल के काबिल बनाइए। जो मंजिल मुश्किल है उसको उस मुश्किल के काबिल बनाया जा सकता है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है कि उसको करे नहीं है तुम्हारे लिए आसान काम ढूंढेंगे, तुम मुश्किल काम नहीं करो, तुम आओ इधर बैठो। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है सर, समझिए इस चीज़ को, ठीक है। रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ। बहुत सारी बातें हैं आपसे मैं एग्री भी करता हूँ, पर ये वाली बातें सही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो हाँ एक चीज़ और था, इस बात से भी मैं डिसएग्री करता हूँ कि आरआरबी क्लर्क की कट ऑफ 80 78 80 जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, पेपर टफ है तो भी प्रॉब्लम, पेपर आसान है और उसमें 80 स्कोर लाए बच्चे तो भी प्रॉब्लम, ठीक। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जहाँ पे मैं सुमित सर से, और भी बहुत सारे टीचर हैं जो, उन कुछ बातों से मैं एग्री करता हूँ, कुछ बातों से मैं डिसएग्री करता हूँ। चलिए, ये तो रहा सर की बातें। अब सर की बातों को साइड करते हुए हम लोग, अगर कुछ मैंने वैसे बोल दिया हो तो एज इट इज़ इसको दिल पे नहीं लेना है। सर के लिए मैं स्पेशली ये चीज़ कह रहा हूँ, मुझे लगा कि ये सब बातें कुछ एग्री थी कुछ डिसएग्री थी, थोड़ा सा उसे चेंज करने की ज़रूरत थी, इसलिए मैं एज एन ओपिनियन अपना रखा हूँ। तो अब बात करते हैं हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि पहले 2010 2015 के जो पेपर आते थे उस टाइम के पेपर, और 2020 2021 या 2016 के बाद कही हूँ, 17 से चेंज हुआ थोड़ा पैटर्न, पैटर्न चेंज हो गया। तो हमें भी चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत सारे टीचरगण ऐसे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कृपया अपने आप को अपडेट करें। कि बैंकिंग की वो पढ़ाते हैं पर अपडेटेड नहीं है वो आज भी 2015 2016 का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर मार्केट में ऐसे अवेलेबल हैं जो आज भी 16 15 का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आप लोग को दे रहे हैं और आप लोग ले रहे हैं। बुक बनाते हैं तो उस टाइम का तो बुक बन जाता है, पर अभी का क्या होता है, बनता ही नहीं है। तो उन्हें भी अपडेट होने की ज़रूरत है, स्टूडेंट को तो अपडेट होने की ज़रूरत है, पर वो मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, उनको भी अपडेट होने की ज़रूरत है। बहुत सारे अपडेटेड हैं, बहुत सारे पुराने टीचर हैं इवन जो अपडेटेड हैं, अपडेट होते रहते हैं हर एक साल। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो कुछ फैमिली उलझनों में उलझ कर या बस एज इट इज़ जो भी चल रहा है तो वो अपडेटेड नहीं है। तो थोड़ा सा मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी अपडेटेड हो तो जीवन में क्या चल रहा है, पेपर में क्या क्या चेंजेस हो रहा है आपको पता चलेगा, ठीक है। और देखिए, कट ऑफ जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम टीचर हैं। जो कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है बच्चे रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए,
बच्चे पहले भी वही थे, आज भी वही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम टीचर हैं। देखिए होता क्या ना, हम टीचर ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक और ऐसे ऐसे ट्रिक निकाल के ला रहे हैं स्टूडेंट के लिए कि वो पेपर को बहुत आसानी से कर पा रहा है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर पा रहा है। अब देखिए आरआरबी कलर का कट ऑफ जो जा रहा है वो 78 79 जा रहा है कट ऑफ, क्या रीजन है इसका? ये इसके रिस्पॉन्सिबल टीचर है, हम लोग उनको दे रहे हैं, हम लोग उनको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स और ये दे रहे हैं कि बच्चे जाके एग्जाम में परफॉर्म कर पा रहे हैं और पूरा फुल 80 में 80 करके आ रहे हैं और फुल मार्क्स भी आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। दिस इज द रीजन टू इंक्रीज द कट ऑफ। और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, पहले भी बच्चे मेहनत करते थे, आज भी मेहनत कर रहे हैं, और पेपर का लेवल भी चेंज हो रहा है तो बच्चे और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स भी मेहनत कर रहे हैं, इस वजह से भी कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बैकवर्ड में हम ही लोग हैं, हम लोग वो सही वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं। देखिए 2010-2015 में क्या होता था मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास वही एक किताब थी आर एस अग्रवाल, वही किताब थी। स्टूडेंट क्या करता था, मार्केट जाता था, वो किताब लेके आता था, किताब के स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले दिए फॉर्मूले देखे, क्वेश्चन लगाए, जो नहीं बना पीछे सॉल्यूशन देखा, सीखा, जो जिनसे गणित पढ़ने जाता था उनसे गणित सीखा और गणित सीख के वहीं पे घर आ गया, खत्म हो गया हिसाब। लेकिन अभी क्या ना, एग्जाम के पैटर्न में भी चेंज हुआ है और हमारे पढ़ाने के तरीके में भी, टीचर के पढ़ाने के तरीके में भी चेंज हुआ है। ठीक है, वो भी अपडेटेड पढ़ा रहे हैं, उस रेशियो तरीके से पढ़ा रहे हैं, उस अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों एग्जाम में जल्दी से जल्दी कर पाए। अभी क्या है कि बच्चे पहले एक बुक लाएं, दो बुक लाएं, तीन बुक लाएं तो उसी का ज्ञान उनको मिलता था, लेकिन अभी मार्केट में इतने सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, इतने सारे किताबें आ गई हैं कि सबका ज्ञान उन्हें मिलता है। उसके बाद इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, कहीं ना कहीं से बच्चे सीख ही जाते हैं। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले उन वो जो जिस टीचर के पास पढ़ते थे वहाँ उन्होंने सीखा, उसके बाद जो बुक लेकर आए वहाँ से सीखा, तो ज़्यादा सोर्स भी नहीं था। अभी सोर्स भी बहुत अवेलेबल हो गया उनके पास, बहुत सारा सोर्स भी अवेलेबल हो गया उनके पास। तो समझ रहे हैं इस चीज़ को, स्टूडेंट को भी बहुत सारा सोर्स मिल रहा है, मटेरियल मिल रहा है, यूट्यूब पे तुरंत वीडियो, जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत वीडियो देख के सीख ले रहा है। तो लर्निंग का भी प्रोसेस फास्ट हो गया है, कहीं ना कहीं जियो ने भी बहुत हेल्प किया लर्निंग प्रोसेस में, पूरी दुनिया यूट्यूब पे चली आई है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, तो यही दो तीन बातें थी, मुझे लगा कि थोड़ा सा डिस्कस करना चाहिए तो मैंने डिस्कस की। एक दो बातें और लेता हूँ थोड़ा सा रिप्लाई के तौर पे, मैं उस पर जो सर का कहना था उस पर रिप्लाई। तो एक तो मैंने ये बता दिया आप लोगों को 2010-2015, आप क्या है ना कि आप चाहते हैं कि मोबाइल आपका अपडेट हो जाए, 3G 3G से 4G 4G से 5G हो जाए, पर अपने दिमाग को अपडेट करना नहीं चाहते। दिमाग से मेहनत अगर करना हो तो आप नहीं चाहते, तो आप चाहते अरे नहीं पहले की तरह ही आओ, 2010-2015 की तरह आसान क्वेश्चन आओ ताकि हम एग्जाम में करके आए और खूब मजे से करके आए, और फिर ओ सेट 80 में 78 नंबर आ गया और 78.5 का टफ चला गया, 0.5 से मेरा रह गया। तो सोचिए कितना खराब लगेगा आपको, खुद सोचिए। उस टाइम का पेपर अभी आने लगे ना, तो ये मेंस में भी वैसे ही स्कोर होने लगे, 80 में 78 79 का टफ जाने लगेगा। तो पेपर टफ आना इज नॉट प्रॉब्लम, नहीं है इसमें कोई। कट ऑफ भी कम, सेक्शनल कट ऑफ कम जाएगा, दूसरे में स्कोर कीजिए, कंपैरेटिवली ओवरऑल स्कोर आपको करना है ना। तो जो सेक्शन टफ आया है दूसरे में, रीजनिंग अगर आसान आया तो उसमें स्कोर कीजिए, इंग्लिश आसान है तो उसमें स्कोर कीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है ना, आपको सिलेक्शन नहीं लेना, आपको फैकल्टी नहीं बनना है कि आप एक ही गणित के पीछे भागते रहिएगा। तो आपको सारे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। एक ही जीए डिफिकल्ट आ गया था, इंग्लिश में स्कोर कर लीजिए, मैथ डिफिकल्ट आ गया, रीजनिंग में स्कोर कर लीजिए, इंग्लिश में स्कोर कर लीजिए, इसमें बस उतना ही कर पाए जितना काम हो जाए। हाँ, अब दूसरी गलती, दो तीन गलतियां जो है स्टूडेंट करते हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहता हूँ। और पेपर दे के निकलते हैं स्टूडेंट, कहते हैं सर पेपर बहुत टफ था, मुझसे तो हुआ ही नहीं, 5 ही क्वेश्चन हुआ, मुझसे तो 8 ही क्वेश्चन हुआ। और गलती क्या करते हैं, तो पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं वो क्या करते हैं कि वो तैयारी करते हैं प्री की। किसकी तैयारी करते हैं? प्री की, सिर्फ और सिर्फ प्री की तैयारी करते हैं। फोकस कहाँ करते हैं? प्री पे करते हैं। मॉक टेस्ट लगाया, सब कुछ किया, जो भी किया प्री का किया। ठीक है, प्री का तैयारी कर रहे हैं, बहुत हुआ तो एक आध मेंस का डीआईवाई अगर लगा ले, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते। और जो प्री का एग्जाम दे के आते हैं ना, उसके बाद भी मेंस की तैयारी में नहीं लगते हैं, वेट करते हैं अरे यार मेरा रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट। और रिजल्ट जब आता है तब अरे मेरा तो प्री हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मेंस की तैयारी में लगते हैं। और मेंस की तैयारी के लिए मिलते कितने दिन है उसके बाद? 18 से 20 दिन, ऑन एन एवरेज उनको 20 दिन, 18 20 22 यही दिन मिलते हैं मेंस की तैयारी के लिए। 22 दिन में मेंस की तैयारी 20 दिन में नहीं होती। आपको डे फर्स्ट से, जब से आपने प्रिपरेशन शुरू की तब से आपको एक संग तैयारी करनी पड़ेगी प्री और मेंस की। मेंस की तैयारी आप अलग से नहीं कर सकते प्री क्वालिफाई होने के बाद। यही रीजन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का। मैं बता दूं, आप खुद होंगे उसमें से एक, नहीं तो आपके बहुत सारे कलीग होंगे जो प्री तो क्वालिफाई कर लेते हैं, देखते हैं साल में जितना एग्जाम दिया सब प्री क्वालिफाई कर लिया, पर एक भी मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप वैसा पढ़ते नहीं है शुरू से,
आप शुरू से ही प्री लेवल का पढ़ रहे हैं। ठीक। दूसरी गलती, आपने मेंस का मॉक ही नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि प्री का एग्जाम है, अभी प्री के एग्जाम के बाद मेंस के लिए टाइम ही नहीं मिला, 20 दिन मिला, और एक मॉक लगाते हैं मेंस का, पूरा दिन लग जाता है एनालिसिस में। तो एक मॉक आज लगाया, एनालिसिस आज हुआ और कल हुआ, 2 दिन एनालिसिस में लग गया। तो 2 दिन में एक मॉक लगाया आपने, 20 दिन का टाइम ही है, तो 5 से 6 मॉक, 7 मॉक, 8 मॉक, इससे ज़्यादा लग ही नहीं पाते। इससे ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा ही नहीं पाते। लेकिन मैं ये चीज़ बता, मैं वही आप प्री का बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। तो मैं ये चीज़ आपको बता दूं, निवेदन करता हूँ स्टूडेंट हैं, कृपया ये ब्लेम करना छोड़िए, ये चीज़ इसके पीछे मत भागिए, पेपर टफ आ रहा है मुझसे नहीं हो रहा है। मेहनत कीजिए, मेंस के भी मॉक टेस्ट लगाइए, ओली बोर्ड का बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनता है, अड्डा का भी बहुत अच्छा मॉक टेस्ट बनता है, आप उन मॉक टेस्ट को लगाइए। और अगर अभी एग्जाम नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का खरीद लीजिए, 200 250 300 रुपये में पूरा सब्सक्रिप्शन दे रहा है साल भर का, हर एक एग्जाम का। तो लगाते रहिए मॉक टेस्ट, अभी कोई एग्जाम नहीं है फिर भी मेंस का भी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, प्री भी लगा रहे हैं, मेंस भी लगा रहे हैं, बीच बीच में एक आध डेली प्री लगा रहे हैं, एक आध संडे को मेंस लगा लिया, 3 दिन 4 दिन बाद एक मेंस का लगा लिया। तो मेंस का भी मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा। मेंस का चाहिएगा कि 5 मॉक टेस्ट लगा के जाए और एग्जाम में जाए, एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, तो नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम में गलती क्या करते हैं, ये तो रहा एग्जाम से पहले की गलती जो स्टूडेंट करते हैं। अब एग्जाम के दौरान वो गलती क्या करते हैं, देखिए मैं ये चीज़ बताऊं, अभी मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा, तो मैं उसमें बताऊंगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है स्टूडेंट के साथ, एक तो सारी DI है, तो ऑब्वियस सी बात है 2017 से उसका नाम ही बदल गया, डाटा इंटरप्रिटेशन, क्वांट के जगह वो डाटा इंटरप्रिटेशन ही हो गया, DI। वो तो कहना ही है SBI का कि हम तो DI ही पूछेंगे, तुम DI कर पढ़ के आओ। बच्चे गलती कहाँ कर रहे हैं एग्जाम में बैठ के, कि वो गलत DI पिक कर रहे हैं। देखिए एक बात आपको समझना पड़ेगा, मेंस का पेपर इजी आए या टफ है, अगर आप बैंकिंग के मेंस में बैठे हैं तो आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट गलती यही कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा कौन सा क्वेश्चन स्किप करें, और पता चला जो क्वेश्चन स्किप करने के लिए था वो शुरू में दिया हुआ था, या उसी को लगे अटेम्प्ट करने, और 5 मिनट अटेम्प्ट करने के बाद उनको रियलाइज हुआ यार एक ही क्वेश्चन बन पाया 5 मिनट में। इसका दिमाग पे भी फ्रस्ट्रेशन हुआ, मेंटल प्रेशर क्रिएट हुआ। इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, आगे आने वाला आसान क्वेश्चन था वो भी क्वेश्चन नहीं बना, और वो बना भी तो समय ज़्यादा लिया। तो समय ज़्यादा लिया तो एग्जाम में तो समय क्या है, लिमिटेड है। तो पता चला कि आगे जो आसान क्वेश्चन था उसके लिए समय ही नहीं बचा, तो अटेम्प्ट हमारा कम हुआ। ये मेजर रीज़न है आपके सिलेक्शन नहीं होने का। आप गलत DI पिक कर ले रहे हो, आप गलत क्वेश्चन पिक कर ले रहे हो एग्जाम में, और उसके बाद आप कहते हो कि सर क्या करें टाइम ही नहीं बचता। अरे आपका ना अनयूज टाइम बहुत होता है जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाते एग्जाम में, टाइम वो बहुत ज़्यादा होता है। 4 4 मिनट लगा देते हो एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है, 4 मिनट के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। सोचो वो 4 मिनट कितना नुकसान देगा आपका। बना भी लिए होते तो 1 2 नंबर मिल जाते, एक आध क्वेश्चन भी, लेकिन वो भी नहीं बनाए। यही यही प्रॉब्लम हुई है बहुत सारे जिनका भी 10 से कम अटेम्प्ट है। मैं उनको बता दूं उनकी प्रॉब्लम यही है एग्जाम में कि वो ऐसा DI चूज किए हैं जो उनको नहीं बनाना था, और वो चूज किए हैं एग्जाम में, और वो उसमें फंसे हैं, और या तो उनका एक क्वेश्चन बना है उसमें से, या एक भी क्वेश्चन नहीं बना, फिर अगले जाएँ तो अगला टाइम कम बचा बनाने के लिए। हाँ, तो अब स्टूडेंट के मन में ये सवाल उत्पन्न आता होगा कि सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा टाइम फंस रहा है, ये तो रियलिटी, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? एग्जाम में तो हमें पता ही नहीं लगता ये बनेगा कि नहीं बनेगा, वो तो अटेम्प्ट करने के बाद ही लगता है। तो इसका सॉल्यूशन आप एग्जाम में नहीं ढूंढ सकते कि हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे पहले मेंस के बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट लेवल का मॉक टेस्ट बनाता है ओली बोर्ड, उसको लगाइए मेंस के लिए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, 2017 के बाद से ही मैं कह रहा हूँ कि ओली बोर्ड का मेंस का मॉक टेस्ट लगाइए, अड्डा वाला लगाइए मेंस का मॉक टेस्ट। आप लोग लगाते भी हैं तो 4 से 5 पेपर, अरे 4 नहीं, कम से कम 10 10 पेपर ओली बोर्ड का, 10 15 पेपर मेंस का मॉक टेस्ट लगाइए ओली बोर्ड का। कम पड़ जाता है पेपर तो SBI का एग्जाम IBPS वाला लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ओली बोर्ड भी लगा लीजिए, अड्डा भी लगा लीजिए, कम से कम 20 25 पेपर मेंस का लगाइए, मेंस का पेपर लगाइए, और उस लेवल का DI बनाइए। तो वैसे DI बनेगा ना तो आपको आइडिया लगेगा। जैसे रीजनिंग में आप लोग क्या करते हैं, 2 पैराग्राफ में पजल आता है, तो पहला वाला पैराग्राफ पढ़ के आपको पता चल जाता है कि ये वाला मुझसे बनेगा कि नहीं बनेगा। वही चीज़ आपको DI में भी अप्लाई करनी पड़ेगी। आपको DI का ग्राफ देख के देखेंगे, अच्छा 3 ग्राफ है, क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आप बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा। समझ रहे हैं? तो आपको डिसीजन वहाँ से लेना पड़ेगा। मैं अलग से एक बार एक वीडियो भी स्ट्रेटेजी के डिस्कस करूँगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। ये बस मेरा यही था कि मैंने 1 2 वीडियो देखा तो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा। देखिए इसके प्रॉब्लम क्या है ना, आप बच्चों को डरा दे रहे हो,
अभी IBPS PO मेंस का पेपर, वो बच्चे क्या करेंगे बेचारे, डरे हुए मेरे पास कॉल कर रहे हैं कि सर हम क्या करें, पेपर इतना टफ आ रहा है, SBI का तो इतना टफ आ गया, अब पता ही नहीं चला IBPS PO कैसे आएगा। तो देखो मैंने उनसे एक ही बात बोली और मैं आपसे भी एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पेपर टफ भी आया तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और ढूंढना है आसान क्वेश्चन। 40% 50% क्वेश्चन होगा जो आपसे बनेगा, 100% बनेगा 40-50% क्वेश्चन, आधे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन आपको वही आधे क्वेश्चन ढूंढने हैं। आप क्या करते हैं ना, जो आधे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं उसमें टाइम वेस्ट कर देते हो, तो टाइम वेस्ट भी होता है और दिमाग पे प्रेशर भी बनता है, एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, तो आगे आने वाला आसान क्वेश्चन भी नहीं बन पाता है। और यही क्या होगा कि पहले ही आपने आसान क्वेश्चन बना लिया तो एक पॉजिटिव वाइब्स माइंड में क्रिएट होगा, तो आगे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। इसका इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा एग्जाम के दौरान, एक केमिकल सॉल्यूशन रिलीज होता है माइंड में। अगर आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बना लेते हो ना, या डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं, एग्जाम में स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया बन गया, तो एक पॉजिटिव माइंड में क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होता है, तो आगे आने वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आसानी से बन जाते हैं। लेकिन वही उसका इन्वर्स हो जाता है, स्टार्टिंग का 2-3 क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाता है, फंस जाते हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है, आने वाले आसान क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाते हैं, वो बन नहीं पाते आपसे एग्जाम में। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कंक्लूड बेसिकली इस वीडियो में यही करना चाहता हूँ, 2 सॉल्यूशन मैंने कंक्लूड किया। फर्स्ट सॉल्यूशन ये था कि SBI या IBPS जो भी है पेपर टफ दीजिए, कोई इशू नहीं है, हम रेडी हैं, हम रेडी हैं, उस लेवल का हम पढ़ा भी रहे हैं और उस लेवल का पढ़ाने के लिए रेडी हैं। और बच्चों से भी मैं यही निवेदन करूंगा, आप भी रेडी रहिए, आप ब्लेम नहीं कीजिए पेपर टफ, आप उस काबिल बनिए, उस लेवल का क्वेश्चन है तो आप बना सकिए, ठीक है। हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पेपर इशू कराइए, बच्चे की आंसर शीट आप दीजिए, क्वेश्चन क्या था उसने क्या टिक किया ये चीज़ दीजिए आप, जैसे रेलवे देता है SSC देता है आप ये दीजिए। दूसरा सोल्यूशन ये, थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए, देखिए, और ये बैंकिंग में नहीं, ये आपका SSC और रेलवे में भी थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। दिन पर दिन वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम हो रही, इतनी कम वैकेंसी आ रही है, तो थोड़ा सा इसके विषय में सोचना चाहिए, थोड़ी सी वैकेंसी इंक्रीज करनी चाहिए। इन 2 बातों के साथ मैं आज इस सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपको ये सेशन अच्छा ना लगे, बहुत सारे लोग डिसलाइक करके भी चले जाएंगे, लेकिन अगर मेरी बातें थोड़ी सी भी आपको पसंद आई है, सेशन आपको अगर ये अच्छा लगा है, सेशन अगर आपको ये अच्छा लगा है, मेरी बातें भी आपको अगर अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, और शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों से यार, देखो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करो, ठीक है। तो सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, मैं कहना चाहता हूँ, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी ज़रूरी है साहब मंजिल को पाने के लिए। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, तभी सब कुछ मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही करना चाहता हूँ। बस फाइनली मैं अल्टीमेटली एक ही बात बोलूँगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आए, और पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। आज की वीडियो में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ लाइक ही करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो डिसलाइक करें, कुछ ना कुछ आप करके जाएं, ठीक है। और आखिरी 2 शब्द किसी शायर के हैं, वो मैं कहना चाहता हूँ, होकर मायूस यूँ शाम की तरह ना ढलते रहो, होकर मायूस यूँ शाम की तरह ना ढलते रहो, जिंदगी एक रास्ता है मंजिल की तलाश में सूरज की तरह निकलते रहो, जिंदगी एक रास्ता है मंजिल की तलाश में सूरज की तरह निकलते रहो। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।